Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। पहली सुर्खी पाकिस्तान से है। कई दिनों से चल रही उठापटक के बाद आखिरकार घटनाक्रम का पटाक्षेप हो गया लगता है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई और पंजाब के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री निर्विरोध देश का प्रधानमंत्री चुन लिया गया। शनिवार देर रात वहां की संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, जहां इमरान खान को प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया। पाकिस्तान के इतिहास में पहली मर्तबा किसी प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया गया, वरना ज्यादातर इतिहास तो सैन्य तख्ता पलट का ही रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहबाज शरीफ विपक्ष के संयुक्त मोर्चे के सबसे बड़े उम्मीदवार थे। रात 9:30 बजे वो बतौर प्रधानमंत्री शपथ लेंगे। इस बीच इमरान खान की पार्टी पीटीआई के सभी सांसदों ने सदन से इस्तीफा दे दिया। ARY न्यूज के अनुसार इससे पहले इमरान ने कहा था कि वो चोरों के साथ सदन में नहीं बैठेंगे। 70 साल के शहबाज शरीफ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आबादी वाले पंजाब प्रांत के 3 दफा मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी ने संयुक्त विपक्ष की बैठक में शहबाज शरीफ के नाम का प्रस्ताव रखा। सुनिए नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने इस डेवलपमेंट पर क्या कहा। कि स्टॉक मार्केट माशाल्लाह ऊपर जा रही है, रुपए की जो कीमत है वो मुस्तकम हो रही है, तो ये लोगों ने जो बिजनेस कम्युनिटी है या जो एक सेंस होती है वो ये है कि अब मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क आगे जाएगा। और एक बात मैं और कह देना चाहती हूँ, वो ये है कि अगर फितना फैलाने की कोशिश की गई अवाम की तरक्की में या पाकिस्तान के अमन और सुकून में कोई दरार डालने की कोशिश की गई तो उसको आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पुरानी मुस्लिम लीग नून इसको न समझे। इस पूरे घटनाक्रम को आप तफसील से समझना चाहें तो आज का दुनियादारी जरूर देखें, जिसमें हमने आपको शहबाज शरीफ के कई कांड भी बताए हैं पिछले। अगली सुर्खी, दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU फिर से विवादों की वजह से चर्चा में है। रामनवमी की पूजा को लेकर या खाने के वेज नॉनवेज होने को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP और लेफ्ट विंग के छात्रों के बीच 10 अप्रैल को मारपीट हुई। कावेरी हॉस्टल के बाहर ABVP से जुड़े छात्रों ने हवन पूजन किया। इस तरफ का आरोप है कि उन्हें पूजा करने से रोका गया, इसलिए मारपीट हुई। जबकि लेफ्ट विंग के छात्र छात्राओं का आरोप है कि रविवार को हॉस्टल में नॉनवेज बनता है, विद्यार्थी परिषद के लोग नॉनवेज खाने से रोक रहे थे, इसलिए विवाद शुरू हुआ। सुबह तक हल्की फुल्की सुगबुगाहट थी, लेकिन शाम होते होते कावेरी हॉस्टल से हंगामे की आवाज सुनाई देने लगी। करीब 4 घंटे तक ये सब होता रहा, हाथापाई और पत्थरबाजी। किसी का सर फटा तो किसी का शरीर। 50 से ज्यादा छात्र छात्राएं घायल हुए। अब एक दूसरे पर आरोप मढ़े जा रहे हैं। पहले दोनों तरफ के बयान सुन लीजिए। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ कावेरी हॉस्टल में पूजा थी रामनवमी में, तो हम लोग उसमें गए थे, सिर्फ पूजा करने के लिए गए थे। मैं आज फास्ट रखी हुई थी, मैंने आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। और कुछ वामपंथी आए और हम लोगों में हमला करने लग गए वो लोग, और मेरे हाथ में उन लोगों ने कांच से हमला किया और मेरे हाथ में इतनी जोर से चोट आई, मुझे तो पता भी नहीं चला कि किस वजह से ये लोगों ने हमला किया। हमारा अपना मर्जी है, हमको जो खाना है वो खाने दिया जाए। उस टाइम ABVP एकदम मोबिलाइज होकर भारी संख्या में हॉस्टल के अंदर स्टूडेंट्स के साथ मारपीट शुरू किया। बहुत सटली पहले शुरू हुआ मारना। बहुत लोगों को जैसे लात मारा ताकि वीडियो में कैप्चर ना हो, ताकि ओपन वुंड्स ना रहे। बहुत सटली लात, लगभग सभी स्टूडेंट्स को लात मारा है। मुझे खुद मेरे पैर में बहुत चोट लगी है। और उसके बाद धीरे धीरे वो और वायलेंट होता गया। स्टूडेंट्स को सर पे मारता रहा, मुझे सर पे और आँख पे चाटा मारा। दोनों ही तरफ से एक दूसरे को दोषी ठहराया जा रहा है। ताजा अपडेट यह है कि कल हुई हिंसा के बाद JNU प्रशासन सख्त हो गया है। वाइस चांसलर की ओर से इस मामले को गंभीरता से लिया गया। साथ ही छात्रों को चेतावनी दी गई कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी की शांति और सौहार्द को खराब करने का काम करेगा तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कानूनी कार्रवाई के लिए छात्र छात्राएं पुलिस के दरवाजे भी पहुंचे। ABVP से जुड़े छात्रों के खिलाफ वसंतकुंज थाने में FIR दर्ज कराई गई। धारा 323, 341, 509 और 506 के तहत मुकदमा कायम हुआ। वैसे अभी तक गिरफ्तारी किसी की भी नहीं की गई है और ये पहला मौका नहीं है जब JNU के छात्रों के आपसी संघर्ष की खबर बनी हो। इससे पहले 2016 में कन्हैया कुमार की कथित नारेबाजी और 5 जनवरी 2020 को हुई हिंसा को लेकर भी JNU चर्चा में रहा। 2020 में भी 3 FIR दर्ज हुई थी, लेकिन किसी पर भी क्या कोई कार्रवाई हुई? सवाल ऐसा जिसका जवाब आज तक ना की शक्ल में आ रहा है।
दिल्ली पुलिस नहीं खोज पाई कि वो कौन थे जो नकाब पहनकर आए थे और जिन्होंने जेएनयू के अंदर छात्रों से, छात्राओं से, स्टाफ से और फैकल्टी से मारपीट की। ये तो हालिया विवाद और पिछले विवाद के कुछ तथ्यात्मक ब्यौरे हो गए, लेकिन जेएनयू हिंसा जो पिछली हुई थी उस पर क्या हुआ? इस जेएनयू हिंसा पर डीएमके के सांसद दयानिधि मारन ने 3 अगस्त 2021 को संसद में सवाल पूछा था, जिसके जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित में बताया था कि जांच करने के लिए क्राइम ब्रांच की एक एसआईटी गठित की गई है। जांच में अन्य बातों के साथ साथ गवाहों की जांच, फुटेज का संग्रहण, विश्लेषण और पहचाने गए संदिग्धों की जांच शामिल है। 2 बरस से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन एसआईटी आज तक कोई खुलासा नहीं कर पाई। ना ही वो नकाबपोश पकड़े गए जिनके हाथों में डंडे थे। हिंसक मामलों में कार्रवाई न होना दूसरी हिंसा को दावत देने जैसा होता है। कल फिर वही सब दोहराया गया। राइट और लेफ्ट की लड़ाई में कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन दोषी, कौन पीड़ित, ये सब जांच का विषय है। पर सत्य यह है कि सारे फसाद में जेएनयू जैसे नामी संस्थान बदनाम होते हैं। ऐसी घटनाएं आम जनमानस के मन में एक गलत छवि उकेरती जाती हैं। अगली सुर्खी रामनवमी से जुड़ी देश के अलग अलग राज्यों में हुई हिंसक घटनाओं से है। गुजरात, बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों से रामनवमी के जुलूस के दौरान सांप्रदायिक झड़पों की खबर आई। बंगाल के हावड़ा में झड़प हुई, गुजरात के हिम्मतनगर और खंबात में और झारखंड के लोहरदगा में। बिहार के मुजफ्फरपुर से भी बैक टू बैक खबरें आई। तनाव वाली जगहों पर धारा 144 लगाकर हालात को काबू में किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इसमें मध्य प्रदेश के खरगोन में जो हुआ उसकी हुई। शोभा यात्रा के दौरान यहां दोनों पक्षों में पत्थरबाजी हुई। हिंसक झड़प में 3 पुलिसकर्मियों समेत कई लोग जख्मी हो गए, 10 और लोग भी घायल हुए। अगले ही दिन जहां पत्थरबाजी हुई थी वहां के लोगों के घर पर बुलडोजर चलवा दिया गया, मकानों को अतिक्रमण वाला बताया और फिर विपक्ष की तरफ से पूछा जाने लगा कि आखिर एक दिन में बिना किसी नोटिस के किसी का घर कैसे गिराया जा सकता है। आपने हिंसा के ब्यौरे सुने, अब सुनिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र इस पर क्या कहते हैं। मध्य प्रदेश में कहीं भी कोई दंगाई को सर उठाने नहीं देंगे। आप जहां तक पत्थरों की बात कर रहे हैं, जिन घरों से पत्थर आए उन घरों को ही अब पत्थरों के ढेर में तब्दील कर देंगे। अगली सुर्खी उत्तर प्रदेश से। विधानसभा के चुनाव खत्म हो गए, लेकिन सियासी उठापटक जारी है। शिवपाल यादव के बाद अब आजम खान भी समाजवादी पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान ने 10 अप्रैल को रामपुर में जो बयान दिया वो वायरल है। कहा, हमारे साथ तो वो समाजवादी पार्टी भी नहीं जिसके लिए हमने अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमारे कपड़ों से बदबू आती है। फसाहत अली खान ने अखिलेश यादव से सीधा सवाल पूछा। कहा कि क्या ये मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सही कहते हैं कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। आजम खान के मीडिया प्रभारी की ओर से बयान के बाद उनके पार्टी छोड़ने के कयास भी लगाए जाने लगे हैं। हालांकि आजम या उनके बेटे अब्दुल्ला की ओर से इस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इससे पहले 9 अप्रैल को संभल के सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी कहा था कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के हित में काम नहीं कर रही है। आखिरी सुर्खी पश्चिम बंगाल से है। 4 अप्रैल को नादिया जिले के हंसखाली ब्लॉक में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की खबर आई। अगले दिन बच्ची की मौत हो गई। बलात्कार और हत्या का आरोप टीएमसी के स्थानीय नेता समर गोयला के 21 साल के बेटे ब्रजगोपाल गोयला पर लगा। आज पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि बर्थडे पार्टी में बुलाकर नाबालिग बच्ची से रेप किया गया। परिजनों के मुताबिक बच्ची को शराब भी पिलाई गई थी। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, उसने इसे मुद्दा बनाया। नादिया में 12 घंटे का बंद भी बुलाया गया। इस मामले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी बयान आया। कहा गया कि यह मामला रेप का है या अफेयर का या फिर प्रेगनेंसी का। पुलिस अधिकारियों को बोलकर जांच कराई जा रही है। ममता ने एक सवाल उठाया कि अगर बच्ची की मौत 5 अप्रैल को हो गई थी तो पुलिस को इसकी सूचना 10 अप्रैल को क्यों दी गई। ममता ने इसे प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला बताया। तो अब एक तरफ प्रतिपक्ष के आरोप, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का जवाब।